नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको जो सीटेट के लिए जो है दिसंबर सीटेट 2022 के लिए जो प्रीवियस ईयर का सीरीज स्टार्ट किया गया था, इस सीरीज में जो है इससे पहले 20 तारीख का जो है जो अभी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है सीटेट दिसंबर 2021 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 20 दिसंबर का पेपर, 21 दिसंबर का पेपर और 22 दिसंबर के पेपर पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। सीडीपी मैथ ईवीएस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी तो प्लेलिस्ट में भी होगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 24/12/2022 का पेपर है, यानी 24 दिसंबर 2021 का पेपर है। सॉरी, ये पेपर 1 है। इसमें लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 संस्कृत है। ठीक है, तो आज सबसे पहले इस सीरीज में हम सीडीपी पर डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद मैथ पर, फिर ईवीएस पर। ठीक है, तो ये एक सीरीज जो है सीटेट दिसंबर 2022 के लिए स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें जो है आपको एकदम बेसिक तरीक़ा से बताया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस पर आपको सीटेट की बेहतरीन तैयारी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। सीडीपी का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि विकास के विषय में सही विकल्प को चुनिए। आप विकास के बारे में जानते होंगे, वृद्धि और विकास के बारे में जानते होंगे। विकास का संबंध जो है सभी पक्षों से होता है और वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पक्ष से होता है। यानी वृद्धि जो है मात्रात्मक होता है, यानी कि उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन विकास जो होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। वृद्धि का संबंध सभी पक्षों से है, इसीलिए ये बहुआयामी होता है, यानी कि बहुपक्षीय होता है। और विकास जो होता है, वृद्धि जो होता है वो जो होता है एकल पक्षीय होता है। इसलिए विकास का संबंध सभी पक्षों से, इसीलिए ये बहुपक्षीय या बहुआयामी इसको बोल सकते हैं। और वृद्धि का संबंध जो है ये एक पक्ष से, इसलिए वो एकल पक्षीय होता है। ठीक है, वृद्धि का संबंध सिर्फ शारीरिक पक्ष से होता है और विकास का संबंध सभी पक्षों से होता है। ठीक है, विकास परिवर्तनशील होता है। ठीक है, समझिए। आगे देखिए, विकास एक ऑप्शन में है, विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। ये गलत बात है। विकास क्या है? बहुआयामी है। ठीक है, विकास परिवर्तनशील है, ये सही है। विकास क्या है? परिवर्तनशील है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध होता है, गलत है। मानव विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के जो है दोनों से योजनाबद्ध होता है। ठीक है, लास्ट में सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं, ये गलत बात है। सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और विकास जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करते हैं। सभी का विकास दर और जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है सभी व्यक्तियों में। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यहाँ पर निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपने भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रण कर पाते हैं। यानी कि विकास का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो बच्चों में पहले भुजाओं और उंगलियों से पहले मांसपेशी पर नियंत्रण सिखाता है। ठीक है, तो इसमें है पहला अधोगामी, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी, और जो है शीर्षगामी यानी कि सेफेलोकोडल थ्योरी। ये आपको जानना होगा, अधोगामी सिद्धांत और शीर्षगामी सिद्धांत। ये तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत नहीं होगा, पदानुक्रम एकीकृत का सिद्धांत ये भी नहीं होगा। अब इस दोनों में जो होगा अधोगामी और शीर्षगामी। देखिए, अधोगामी सिद्धांत जो प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी होता है, ये निकट दूर सिद्धांत होता है। इससे अनुसार विकास मध्य से बाहर की ओर तथा या केंद्र से सिर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि पहले बच्चा जो है अपनी मांसपेशियों पर जो है नियंत्रण करना सीखेगा और उसके बाद जो है उसके छोटे छोटे भागों पर। और शीर्षगामी सिद्धांत यानी कि सेफेलोकोडल थ्योरी क्या बताता है, यानी इसका एक और मतलब है कि मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत, यानी कि इसका विकास का प्रारंभ जो होता है शीर्ष से होकर के पैर की ओर बढ़ता है। ठीक है, इसे जो है सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर से पैर की ओर नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि पहले अपनी भुजाओं और उंगलियों से पहले वो मांसपेशी पर नियंत्रण करता है, यानी निकट दूर का सिद्धांत। यानी सबसे पहले निकट का विकास होगा, फिर दूर का जो है, यानी कि पहले मांसपेशी पर होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर विकास होगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे उंगली पर जो है जाएगा। ठीक है, इसलिए यह निकट दूर सिद्धांत यही बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग,
यहाँ पे एक में मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होता है, वंशागत होते हैं, सांस्कृतिक कारक द्वारा ये तो होता ही नहीं है, सांस्कृतिक आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी आँखों का रंग, ऊंचाई और बालों का रंग बोल रहा है कि ये किससे होता है। देखिए आँखों का रंग, ऊंचाई और बालों का रंग ये आपके वातावरण पर जो है डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। संस्कृति करने का मतलब ये वातावरण ही हो गया, ठीक है। तो इसमें वंशानुक्रम का सबसे अहम भूमिका होता है। आपकी जो है जो पूर्वजों का जो आँखों का रंग होता है, ऊंचाई होता है, बालों का रंग होता है, ये सब आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। तो क्या होगा इसमें 2 ऑप्शन, हेरिडिटरी यानी वंशागत होते हैं ये सब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन जो है सीटेट में दोस्तों आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। डैश बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है। देखिए समाजीकरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक समाजीकरण, एक होता है द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक कहिए या गौण कहिए समाजीकरण, ठीक है। तो प्राथमिक समाजीकरण ऐसी संस्था है जिसमें बच्चों का आधार तैयार होता है। क्या होता है, बेस तैयार होता है। तो बेस आपका कहाँ तैयार होता है, बच्चों के परिवार से स्टार्ट होता है। तो बच्चा सबसे पहले जो भी चीज़ सीखेगा, नैतिकता सीखेगा, सामाजिक गुण सीखेगा, जो भी चोरी डकैती जो भी है नैतिकता है, वो कहाँ सीखेगा, सबसे पहले परिवार में सीखेगा। तो प्राथमिक समाजीकरण बच्चों के लिए क्या है, परिवार है, ठीक है। और द्वितीयक समाजीकरण वो होता है जहाँ बच्चा जो है भविष्य का निर्माण करता है, ठीक है, भविष्य के लिए सीखता है। तो वो क्या है, यानी कि जहाँ पे बच्चों का जो है भविष्य के लिए जो तैयार किया जाता है वो होता है विद्यालय, ठीक है। तो वहाँ पर जो है विद्यालय द्वितीय कारक होगा और परिवार जो है क्या होगा, प्राथमिक कारक होगा। विद्यालय, पास पड़ोस ये सब द्वितीय कारक है या गौण कारक है, ठीक है। और परिवार जो है हमारा सगा संबंधी जो है ये सब क्या है, हमारा प्राथमिक कारक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे एक पार्ट में, फिर अगले पार्ट में 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर पाता है। यानी कि मूर्त वस्तुओं का यानी कि वो बाल्यावस्था का बच्चा है, ठीक है। बाल्यावस्था को भी मूर्त मतलब अवस्था बोला जाता है, मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था को बोला जाता है। तो उसका उम्र जो होता है क्या होता है, 6 से 12 वर्ष होता है। उनकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर पर, लेकिन ये जो पूछा गया है ये प्याजे के अनुसार पूछा गया, ठीक है। प्याजे जो 4 अवस्था दिए हुए हैं, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक। संवेदी पेशीय अवस्था होता है 0 से 2, जन्म से 2, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 और ये मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, कहिए 7 से 11। यानी इसी अवस्था में बाल्यावस्था में बच्चा है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर हो जाए। इस अवस्था में बच्चा मूर्त रूप से सीखता है, ठीक है। वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है, यानी जो चीज़ उसके सामने में रहता है उस पर ही वो चिंतन कर पाता है, ठीक है। चलिए जैसे अगर अगर इंडिया के नक्शा के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो नक्शा हमारे सामने में रहेगा, ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ताजमहल सामने में रहेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं वो उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं, ठीक है। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। अब ये चीज़ जो है हर बार पूछता है, ठीक है। एक होता है समावेशन कहिए या आत्मसातीकरण कहिए और एक होता है समायोजन, ठीक है। बच्चों में देखिए प्याजे जो बताए हुए हैं अनुकूलन, बच्चों में जो है अनुकूलन की क्षमता जन्मजात होती है। अनुकूलन बच्चे जो है अपने मतलब वातावरण में ढलना घुलना मिलना वो क्या है, अनुकूलन है। और बच्चे अनुकूलन 2 तरह से करता है, एक आत्मसातकरण और एक समावेशन, ठीक है। और ये सब तो होगा नहीं, क्रमबद्धता संरक्षण ये होगा। संरक्षण का गुण जो है बच्चों में जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कोई बच्चा है, आत्मसातकरण पहले समझिए या समावेशन पहले समझिए एक चीज़ कि कोई बच्चा है जो यहाँ पर बोल रहा है कि पहले जो है वो कौवा देखा, ठीक है। तो अभी उसको कौवा बोल रहा है, ठीक है। ये कोई कौवा है उसको कौवा बोल रहा है और यहाँ पर देखा और कहीं पर गया वो कोयल देखा, फिर भी कोयल को देख करके भी वो कौवा बोल रहा है। तो वो क्या, उसका आत्मसातीकरण यानी कि पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। नवीन ज्ञान को जो है पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना वो क्या होता है, उसका आत्मसातीकरण होता है। लेकिन जब नवीन ज्ञान के साथ जब पूर्व ज्ञान को जोड़ता है तो वहाँ पर जो है क्या होता है, जब बदलाव की स्थिति आती है तो वो क्या होता है, समायोजन। जब हमें बदलाव करना पड़ता है किसी में तो उस समय क्या कहते हैं, समायोजन। यानी तो पूर्व ज्ञान को ज्यों का त्यों हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा समावेशन। और जब उसमें हम बदलाव करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, समायोजन। तो यहाँ पर बच्चा बदलाव नहीं कर रहा है, यानी कि वो पक्षी को जो पहले देखा था पंख है जिसके पास वो उड़ सकता है वो पक्षी है, लेकिन चमगादड़ को देख करके भी वो
पक्षी ही बोल रहा है तो वो क्या है, उसका समावेशन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो जो है 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समावेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। आत्मसातकरण और समायोजन समझ गए, यानी आत्मसातकरण यानी पूर्व ज्ञान को ज्यों का त्यों वो नवीन ज्ञान के साथ प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब आत्मसातकरण हो जाएगा या समावेशन हो जाएगा। लेकिन जब पूर्व ज्ञान को वो नवीन ज्ञान में बदलाव कर रहा है, ठीक है, जब बदलाव की प्रक्रिया होगी तब क्या हो जाएगा, वो समायोजन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर अब उसको हम समझा देंगे कि नहीं अब ये चमगादड़ नहीं, ये जो ये पक्षी नहीं, ये क्या है, चमगादड़ है। ठीक है, ये रात में जो है, रात में इसको रात में दिखता है, तो इस तरह से अगर उसको समझाएंगे वो अपने जो है संज्ञान में क्या कर लेगा, वो अपने जो हो मतलब वो जो स्कीमा है उसमें बदलाव कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका समायोजन हो जाएगा। ठीक है, यानी तो ऐसा समझिए कि आप जो है गांव में देखिए नल में पानी पीते हैं, ठीक है, नल में पानी पीते हैं तो आप कहीं मार्केट जाते हैं तो दूसरे तरफ अगर जो दूसरे तरह का नल लगा होता है तो क्या करते हैं आप, जो जिस तरह से गांव में घुमाते हैं उसी तरह से इसको भी घुमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो घूमता नहीं। तो यहाँ पर आत्मसातकरण कर रहे हैं। लेकिन जब कोई किसी को देखेगा नहीं, उसको दबा करके पानी निकलता है, तो जब दबाइएगा तो यानी अपने स्कीमा में बदलाव किए, तो जो बदलाव किए तो वो आपका क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए, अब इस तरह का क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आता है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित किया। तो ये जो है सीधा डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट पूछा गया कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया गया ZPD। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, स्कैफोल्डिंग भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर MKO इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पार ढांचा कहिए या मचान कहिए, ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिया गया। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के बारे में बताए हुए, जेरोम ब्रूनर जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। ठीक है, पियाजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक जो है सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, पियाजे को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में, पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। 3 में है, पियाजे जो है, पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को जैविक पक्ष पर बदल देते हैं। ये जो गलत बात है, ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 4 में, पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चों की बात आत्मकेंद्रित होता है। ये आत्मकेंद्रित होता है ये पियाजे के अनुसार, और स्वयं से जब बच्चा बातें करता है वो जो है अपने काम को दिशा दे रहा होता है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार होता है। इन दोनों में उल्टा है, पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए क्या है कि पियाजे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 1 नंबर होगा। ठीक है, पियाजे जो है बच्चे को जो है ज्ञान का निर्माण, जो बच्चे पियाजे के अनुसार बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण खुद करता है, यानी अपने अनुभव के द्वारा करता है, लेकिन वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चों में जो ज्ञान का निर्माण होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वातावरण जो है ये पियाजे के अनुसार हो जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है बच्चों में विकास होता है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार होता है। ठीक है, तो 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे नन्हा वैज्ञानिक है, वो ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ये जो है कहते हैं पियाजे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर देख लीजिए, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है। ठीक है, कोहलबर्ग नैतिक विकास के जो है 3 जो है चरण दिए हैं और उसके 6 जो है अवस्था दिए। पहला चरण का 2 अवस्था, फिर दूसरा चरण का 2 अवस्था, तीसरा चरण का 2 अवस्था। ठीक है, यानी तो ऐसा भी कर सकते हैं 3 अवस्था दिए हैं और 2 उसका चरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किस चरण में है वो बोल रहा है, यानी कि वो 2 चरण जो है उस पर बातें कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो अवस्था है पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, उसके बाद परंपरागत स्तर, फिर उसके बाद उत्तर परंपरागत स्तर, फिर इसका 2 जो है चरण है, फिर इसका 2 चरण है, फिर इसका
2 चरण है, ठीक है। तो पूर्व परंपरागत चरण में जहाँ पर देख रहे हैं ये जो बच्चा है, कोई इसमें ये किसी को बोल रहा है कि ईमानदार होना चाहिए तुम्हें, इससे तुम पर कोई जो है गर्व करेगा, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की की जो है यहाँ पे बातें हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अभिमुखता है, यानी कि इस उम्र में बच्चे क्या करता है, ये जो है परंपरागत स्तर का जो है ये उम्र है, ये स्तर है, ठीक है। परंपरागत अवस्था जो है उसका स्तर है ये, ठीक है, 2 नंबर स्तर है। तो और उसी में ये भी आ जाता है कानून व्यवस्था, ठीक है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की में ये करता है बालक, इसमें नैतिकता में विकास ऐसा होता है कि आप कोई काम बोलेगा तो आप झट से उसका काम कर देते हैं, जिससे क्या कि आपको वो अच्छा बोले। या कोई रास्ता पार कर रहा है, बुजुर्ग आदमी, उसको आप रास्ता पार करा देते हैं, यानी कि उसको वो आपको अच्छा बोले। तो इससे क्या होगा कि ये इस अवस्था में जो है ये लक्षण पाया जाता है, जो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर देख लीजिए क्या है कि कक्षा में सकारात्मक यानी उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार होगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी को सहभागिता के समान अवसर देना है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, समान अवसर देना है, ठीक है। ये जो है समावेशी शिक्षा का पालन करता है। योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, योग्यता आधारित समूह में नहीं बांटेंगे, योग्यता के आधार पर। कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, ये भी गलत बात है। और 4 में है क्या कि विद्यार्थी को कभी किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना, ये भी गलत बात है। हमें उसको सब विभिन्न तरह का अवसर देना है जिससे वो खुद से करके सीखे, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा, ये नहीं होना चाहिए। परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करना, ये भी नहीं होना चाहिए। पाठचर्या और आंकलन में लचीलापन, ये अच्छा है। पाठचर्या और आंकलन में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, जिससे बच्चों के रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार जो है उसमें उसको बांटा जा सके, ठीक है। ये भी नहीं होगा। बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल करना, ये नहीं करना चाहिए। तो पाठचर्या और आंकलन में लचीलापन होना चाहिए, उसका सिद्धांत भी है और प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत, यानी कि जब तक लचीलापन नहीं देंगे पाठचर्या में, यानी पाठचर्या अगर हार्ड कर देंगे तो उसमें नहीं होगा। लचीलापन होना चाहिए जिससे वो सभी विद्यार्थी समझ सके, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर यानी बुद्धि से आया है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बारे में, कि यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कि कक्षा में कोई बच्चा जो है सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, यानी कि वो किस प्रकार की बुद्धि रखता है, यानी कि अपने किसी के मनोदशा को समझना। ये जो होता है दोस्तों, किसी के मनोदशा को समझना, जो आपको समझ में आ गया कि ये जो है क्या होता है कि अंतर व्यक्तिक बुद्धि जो होता है, इसमें किसी दूसरे की मनोदशा को समझा जाता है, ठीक है। जैसे शिक्षक में भी ये गुण पाया जाता है कि वो किसी की मनोदशा को समझ जाता है। और शारीरिक गतिक बुद्धि, ये 8 प्रकार के बुद्धि दिए हुए हैं, ठीक है। और अंतः व्यक्तिक बुद्धि जो है किसी दूसरे को अपने बस में करना, यानी कि अपने बातों में करना, ये अंतः व्यक्तिक बुद्धि रहता है, ठीक है। और अंतर व्यक्तिक बुद्धि यानी कि किसी दूसरे के मनोदशा को समझना, सामाजिक जो नेता होता है वो भी समझता है, ठीक है। या फिर जो समाज सेवी होता है वो भी समझता है, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, ठीक है। तो ये समझ गए, अंतर व्यक्तिक बुद्धि होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि व्यवसाय के संप्रत्य को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा और जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि व्यवसाय के संप्रति में पढ़ाते समय मोनिका विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं के गैर पारंपरिक कार्य करते हुए, यानी कि पुरुष जो है महिला का कार्य कर रहा है और महिला पुरुष का कार्य कर रहा है, ये फ्लैश बोर्ड के द्वारा दिखाया जा रहा है। इसमें क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन को प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
14 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। उच्च श्रेणी चिंतन बोल रहा है कि नहीं है। तो प्रत्यास्मरण यानी कि याद करना जो है, ये जो है उच्च जो है श्रेणी का चिंतन नहीं है। ये प्रत्यास्मरण का मतलब याद होना करना, ठीक है। तो विश्लेषण, निरूपण और रचना जो है ये उच्च स्तर का जो है विश्लेषण चिंतन है, उच्च श्रेणी का चिंतन है। लेकिन प्रत्यास्मरण यानी याद करना ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, लास्ट जो है 15 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। निर्देशित आकलन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अधिगम में निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, और यहाँ पे सत्यतमकता को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, और वह परीक्षण जो विद्यार्थी को क्रम प्रदान करे। तो इसमें कौन सा बोल रहा है कि निम्न में कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। तो अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, ये क्या है, निर्देशित आकलन है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।